आज के समय में, आज के दौर में हेल्थी लाइफस्टाइल इतनी जरूरी तो क्यों है? लाइफ स्टाइल यही कि जीने का तरीका जो है टोटली गड़बड़ हो गड़बड़ चुका हो है। चुका है। प्रोटीन ही जरूरी नहीं है, ये सोशल मीडिया हाइप है, ये मैं मानती कि हूँ। हेयर फॉल होने के रीजंस क्या है? हेयर फॉल का सबसे पहले रीजन का अपना वेट लॉस करना है और जिनको वेट गेन करना है, दोनों ही नहीं कर पाते हैं। किस वजह से रीजन है, यदि हमें रूट कॉज मिल गया तो हाँ हमारा जी। काम, हमारा ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। अभी ये बहुत कॉमन हो गया। कॉमन इसलिए हो गया क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ओवरवेट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है फर्टिलिटी पे? सप्लीमेंट्स पहला मैं कहूँगी कि लेना जरूरी है भी और नहीं भी। प्रोटीन आप कोलेस्ट्रॉल में खा सकते हो, आपको यूरिक एसिड में कम खाना है। इंडिया में 80 to 90% जो वे प्रोटीन मिल रहा है वो फेक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसी टॉपिक पर आज का हमारा पॉडकास्ट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले स्वागत कीजिए हमारी आज के गेस्ट अनुराधा सिंह जी का। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। तो मैम सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप का प्रोफेशन क्या है और कितने सालों का आपको एक्सपीरियंस है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। मेरा मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस है वो हॉस्पिटल का है। कुछ साल मैंने जिम में भी किया है, कुछ फार्मा कंपनी के साथ भी किया है, और ओवरऑल कहें तो मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो सारा ही ऑलमोस्ट, जिसमें क्लिनिकल डाइटिशियन का मतलब भी होता है कि सारी डिजीज कवर करते हैं हम। जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, और किडनी की इशू हो गई, लिवर डिसऑर्डर हो गया, वेट लॉस, वेट गेन, मतलब सारी ऑलमोस्ट सारी डिजीज होती है। हेल्थी लाइफस्टाइल, ये दो वर्ड्स बहुत सुनने को मिलते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल से हमारा क्या तात्पर्य है और आज के समय में, आज के दौर में हेल्थी लाइफस्टाइल इतनी ज़रूरी क्यों है? हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना, मतलब जो हम दिन भर में जी रहे हैं, जैसे हम उठ रहे हैं, जैसे हम खा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, मतलब जो भी हम दिन भर में कर रहे हैं, ये हो गया हमारा लाइफस्टाइल। मतलब जीने का तरीका। हाँ जी। और इसको फोर्स इसलिए आजकल किया जा रहा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, इसलिए क्योंकि अब जो हमारा टाइम आ गया है, या अब जो हम जो जिस जनरेशन में है, वो जनरेशन जो है ना, थोड़ा लाइफस्टाइल कम्प्लीटली गड़बड़ हो चुका है हमारा। क्योंकि पहले जो हमारे पूर्वज होते थे, चाहे हमारे दादा दादी, नाना, मम्मी पापा तक की जनरेशन तक ये सिस्टम सही चल रहा था। पर हमारी जो जनरेशन है ना, टोटली वो गड़बड़ हो चुकी है। क्योंकि हम सो भी रहे हैं गलत टाइम पे, लेट नाइट पार्टी वार्टी चल रही है। वीकेंड जो है, वीकेंड अब किसी फेस्टिवल से कम नहीं हो गया है। बिल्कुल। और स्पेशली वो हमारा मेट्रो सिटी में तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो एक तो लाइफस्टाइल गड़बड़ होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारा सोने और जागने का टाइम जो गड़बड़ हो चुका है। प्लस हम खा भी रहे हैं, बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं। घर पे भी जो आ रहा है पैकेट फूड ज्यादा आ रहा है। और पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे ये चीजें कम होती थी। हमारे पेरेंट्स भी बाहर का खाना देते ही नहीं थे। इवन वो कैरी भी करते थे, भाई सफर भी कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, तो घर का खाना कैरी करके ले जाते थे। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर ही जाके खा रहे हैं, ट्रेन पे भी सफर कर रहे हैं तो बाहर का खाना खा रहे हैं। तो पहले और अब में यही डिफरेंस हो गया है कि हम सब कुछ बाहर का खा रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल का मतलब यही कि हम सब कुछ गड़बड़ कर दिए। हमने बाहर का खाना खा रहे हैं, सोना जागना सब गड़बड़ हो गया है। जो देख रहे हैं वो भी, अब पहले हम रामायण महाभारत ज्यादा देखते थे, और अब की जनरेशन में अब किसी बच्चे से पूछो तो रामायण महाभारत किसी को पता ही नहीं है। तो मोस्टली कैरेक्टर के नाम भी नहीं पता है। तो लाइफस्टाइल यही कि जीने का तरीका जो है टोटली गड़बड़ हो चुका है आपकी जनरेशन का, और उसका हमारे हेल्थ पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। तो हम जैसे आपने बोला कि आप जिम में भी आपने किया है, तो जिम वाले भी डाइट प्लान करते हैं। तो एक डाइट प्लान करना और एक डाइटिशियन में क्या डिफरेंस नजर आता है? जिम में जो डाइट प्लान होता है, वो जो फिटनेस ट्रेनर होते हैं, वो एक्चुअली उनकी जो पढ़ाई होती है, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, वो फिटनेस से रिलेटेड होती है। बिल्कुल। उनको डाइट के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाता है। जैसे हमें है कि हम डाइट के फील्ड में एक्सपर्ट है, वो फिटनेस के फील्ड में एक्सपर्ट है, फिट कराने के लिए बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, तो वो उनका लाइन है, उनको थोड़ा बहुत डाइट का बताया जाता है। और हमें है कि हमें फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत बताया जाए कि बॉडी कैसे बनानी है। जैसे हम थोड़ा बहुत ही बोल सकते हैं, आप यदि किसी को बोलोगे कि बॉडी बिल्डिंग में क्या करनी है, तो बहुत एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ इस फील्ड में। तो वैसे ही है कि वो अपने एक्सपर्ट में फील्ड, और हमारे ना बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी हैं जो आते हैं हमसे डाइट प्लान लेने, जो जिम भी जा रहे हैं, बट वो स्पेशली डाइट प्लान के लिए कंसल्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे जो डाइट प्लान मिलता है वो कॉमन होता है, वो बना बनाया होता है, जो सारे क्लाइंट के लिए सेम होता है। मेल के लिए भी सेम होता है, फीमेल के लिए भी सेम होता है। पर हम जो प्लान करते हैं वो फीमेल का अलग
होता है, मेल का अलग होता है। कोई भी जो डाइट प्लान होता है वो उनकी एज, हाइट, वेट क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उन सब चीजों को डिजीज वगैरह सब कुछ मद्देनजर रखते हुए उनका रिपोर्ट्स का क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। ठीक है। बहुत कम फिटनेस ट्रेनर ऐसे मिलेंगे जिनको वाकई में हेल्थ से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड नॉलेज है, तो वो आपको सही बताएंगे। अदरवाइज वो वहाँ पे कॉमन बना हुआ होता है, वो सबको एलर्जीज वगैरह भी कवर करते हैं, वो कॉमन वही प्रोवाइड करते हैं सभी को। ठीक है। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन सच में ज़रूरी है हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, और या फिर एक सोशल मीडिया हाइप है? प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन ज़रूरी होने के साथ साथ सिर्फ प्रोटीन ही ज़रूरी नहीं है, ये सोशल मीडिया हाइप है, ये मैं मानती हूँ। बट प्रोटीन के साथ साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, सारा ही चीज उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोटीन है। प्रोटीन को इसलिए प्रोटीन को सोशल मीडिया हाइप इसलिए भी बनाया जाता है, इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो प्रोटीन वाकई में इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये बात है कि ये जो हाइप ये बना रहे हैं उसके पीछे जिम वालों का अपना फायदा है, क्योंकि वो प्रोटीन सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं, कंपनीज को अपना फायदा हो रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। यदि जिम के पीछे जिम वाले लोग कर रहे हैं तो इक्विपमेंट्स है, जिम से मतलब सारे चीज का इनके पीछे बहुत सारा सोशल मीडिया के पीछे जो इनहेंस कंपनी है, जिम वालों का सबका अपना अपना फायदा है, ये भी है। बट प्रोटीन वाकई में इम्पोर्टेंट है, और दिक्कत ये है ना कि लोग समझते नहीं। इंडिया का जो डाइटरी थाली है जो हम खाते हैं बेसिकली, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा कम होता है जो नॉर्मल हम खा रहे होते हैं। एक नॉर्मल फैमिली में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, और इसी वजह से आधी प्रॉब्लम्स भी आजकल जो फेस करने मिल रही है हेल्थ से रिलेटेड इशू, वो इसी वजह से ज़्यादा हो रही है। मैम जैसे अभी आपने हमारे भारतीय फैमिलीज के डाइट के बारे में बताया कि थाली कैसी होती है। मैम हमारी भारतीय फैमिलीज में ना ज़्यादातर देखा जाता है कि एक टाइम ना वो सिर्फ राइस खाते हैं उसके साथ, और कई फैमिलीज में सैलेड और अपना ये फ्रूट्स वगैरह तो खाते ही नहीं है पूरे दिन में। तो मैम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। बैलेंस डाइट डेली बेसिस पे भारतीय फैमिलीज में कैसी होनी चाहिए? आप क्या रिकमेंड करेंगे, कैसी जो थाली उसमें क्या क्या होना चाहिए? जो जैसे हमारी थाली है इंडिया में, अभी तक क्या होता आया था कि हम सबसे पहले जैसे खाना निकालते हैं, कोई भी आपने देखा हो घर में, या आप भी या हम भी, सबसे पहले क्या करते हैं हम थाली में सबसे पहले या तो अनाज डालते, चाहे वो चावल हो या रोटी हो, ठीक है, डालते हैं। उसके बाद हम जो जगह बची वहाँ पे सब्जी, दाल, सलाद डाले, जो भी हुआ घर में। पर पहला मील हम जो निकालते हैं खाना वो होता है चावल या फिर रोटी होती है, अनाज का पोर्शन, ठीक है। तो ये पहले सही था क्योंकि पहले की लाइफ स्टाइल सही थी, ठीक है। वो उनका फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होता था, तो क्योंकि अनाज में क्या होता है ना, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, तो पहले उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा थी, तो वो ज्यादा खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब क्या हो गया है कि हम ज्यादा यदि लेते हैं कार्बोहाइड्रेट तो हमें प्रॉब्लम इसलिए होती है, और जो इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब हम कार्ब ज्यादा ले रहे हैं और हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं। हम गाड़ियों से जा रहे हैं, कैब से जा रहे हैं, मेट्रो यूज कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारी बहुत कम हो चुकी है। हाँ जी। तो हमारे डाइट में अब हमको कार्ब कम करना है, अनाज की मात्रा को कम करना है, हमें प्रोटीन ज़्यादा लेना है, और बाकी जो मिनरल्स है, फाइबर है, वो सब भी लेना है। तो हमें हमारी थाली में क्या होनी चाहिए कि हम सबसे पहले जो निकाल रहे हैं प्रोटीन की मात्रा, जैसे चाहे आप जरूरी नहीं कि घर में डेली आप पनीर ही खा रहे हो, मिडिल क्लास फैमिली डेली पनीर नहीं खा सकती, तो वहाँ पे पनीर प्रोटीन का और भी सोर्स है, चाहे दाल हो गया या फिर राजमा हो गया, छोले हो गया, चना हो गया, लोबिया हो गया, सोयाबीन हो गया, ऐसे बहुत सारी आइटम्स हैं जिनको हम अपनी दाल में या फिर थाली में कर सकते हैं ऐड। उसके बाद सब्जी की एक मात्रा ऐड करिए, उसमें सब्जी में आप सब्जी है या फिर उसके वजह आपको सलाद जरूर है। सलाद भी बहुत ज़्यादा इंडिया में आप देखते होंगे कि सलाद लोग नहीं खाते हैं या अवॉइड करते हैं सलाद, या फिर सलाद खा भी रहे हैं तो सैलेड के नाम पे सिर्फ या तो खीरा होता है या खीरा और प्याज होता है। तो सलाद में कोशिश करना चाहिए कि खीरा, गाजर, टमाटर एटलीस्ट इतना हो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे फल या बहुत महंगी सब्जियां ही खाएंगे तो ही हेल्दी रहेंगे, नहीं। हम खीरा हो गया, गाजर, टमाटर, बीट, ये सस्ते होते हैं, हमारे पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, हम आराम से इनको ऐड कर सकते हैं, और इसमें फाइबर होता है। तो सब्जी भी ऐड करनी है, सलाद भी कोशिश करना ऐड करना है। तो आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें हम कार्ब को कम करना चाहिए। कार्ब में आ गया हमारा अनाज का पोर्शन, चाहे वो हम चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं। तो मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी फैमिली, जैसे भारतीय फैमिलीज में चपाती ज्यादा खाई जाती है, कंज्यूम की जाती है, तो हमें चपाती तो खानी चाहिए, आप 2 की जगह 1 खा लीजिए, पर प्लस फ्रूट्स, सैलेड
आपकी दाल वगैरह, दाल सब्जी हाँ सलाद जी, जरूर लेनी ये चाहिए। जरूर लेनी चाहिए। हाँ, ठीक है। दही को भी लोग मिसिंग कर देते हैं, जबकि हाँ जी, हम लोग जो दही, पहले खाना खाते थे ना वो ज्यादा बेटर था। हाँ, दही जैसे जरूर लोग हाँ, लेते थे। दूध की बनी हुई चीजें जैसे दही, हाँ मक्खन, ये सब जरूरी है। जरूर लेते थे। सिर्फ चावल और गेहूं के भरोसे नहीं रहना। हाँ बिल्कुल, ठीक और है। यही होता है कि लोग इसको ज्यादा मात्रा में लेते हाँ हैं और जी, बाकी चीजें कम लेते हैं। बाकी चीजें कम हाँ, करते तो हैं। हमारी तो बैलेंस डाइट का मतलब यही आ गया जिसमें सब चीजें, सारी सारी चीजें थोड़ी आती हैं। थोड़ी थोड़ी जरूर ले। ठीक है। हाँ। ठीक है मैम, आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को, काफी लोगों को, मेरे को भी रहती है, हेयर फॉल की वजह से डिप्रेशन रहता है कि हाय भैया हेयर फॉल हो रहा है मेरा, कैसे इसको कंट्रोल करें। तो हम आप पहले तो रीजंस जानना चाहेंगे कि हेयर फॉल होने के रीजंस क्या है, मेन रीजंस, और आप क्या रिकमेंड करोगे फॉर हेयर ग्रोथ। हेयर फॉल का सबसे पहले रीजन बहुत सारा हो सकता है। हाँ सबसे जी, पहला तो स्ट्रेस हाँ हो जी, सकता है, दूसरा हेरिडिटरी भी हो सकता है अच्छा जी, कि स्ट्रेस है, और उसके बाद हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, यदि मेल है फीमेल है, फिर टीन एज हो रहा है, या फिर दूसरा क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी कौन किस क्लाइमेट में है। अब जैसे दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा फर्क पड़ता है हेयर फॉल के इशू यहाँ ज़्यादा है। आप जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, जैसे उत्तराखंड हो गया, मैं झारखंड से हूँ, तो वहाँ पे ये सब इशू हमें कम मिलता है जहाँ पे क्योंकि पोल्यूशन कम हाँ है। पॉल्यूशन कम हो, वेदर अच्छा हो, पानी अच्छा हो। पानी बहुत बड़ा रीज़न है, यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, तो यहाँ के पानी की वजह से भी बहुत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हेयर फॉल को रोकने के लिए उसका रूट कॉज क्या है, हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है कि रूट कॉज क्या है, किस वजह से हमारा हेयर फॉल हो रहा है। यदि पानी रीज़न है तो क्योंकि हम हेयर फॉल पे वर्क करने से पहले रूट कॉज पे वर्क करेंगे तो हम हेयर फॉल को ठीक कर पाएंगे। हेयर फॉल को ठीक करने के लिए हम ये ध्यान रख सकते हैं कि खाने में हमारा पहला तो बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट में हम सबसे ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हमारा प्रोटीन रिच डाइट जरूर होना चाहिए। प्रोटीन हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी रिच फूड जरूर लेना चाहिए, जैसे आंवला का आपने सुना होगा। हाँ कि जी, आंवला बिल्कुल। खाने से भी, आंवला लगाने से भी बाल में, क्योंकि आंवला का जो है आयरन उसमें जो होता है हाँ उसकी जी, वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स जो है मजबूत होते हैं। अब विटामिन सी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन लेना बहुत जरूरी, प्रोटीन की कमी से भी हेयर फॉल होता है। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे हेयर फॉल होता है कि आयरन जरूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। उसके बाद हो गया कि आयरन में भी क्या खाना चाहिए, तो आयरन में हम विटामिन सी जैसे ले रहे हैं तो आयरन में हम आंवला ले सकते हैं, पर आंवला है कि यदि आप स्टोर करके रख रहे हैं तो आप खा सकते हैं बिना सीजन के। अच्छा, बट यदि नहीं स्टोर करें तो उस समय जब आंवला का सीजन नहीं है तो उस समय हम अमरूद ले सकते हैं। अमरूद बहुत अच्छा सोर्स है। अमरूद हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है। उसमें विटामिन सी है। अच्छा, हाँ, तो आयरन की चीजें ले सकते हैं, हाँ, विटामिन सी के लिए। विटामिन सी ले सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं, बायोटिन रिच फूड ले सकते हैं, ठीक हम है। विटामिन ई ले सकते हैं। तो मतलब न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी किसी की भी हुई तो भी इम्पैक्ट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट रहना। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मतलब कि कई बार सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड नहीं रहना है आपको, आपको सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ आपको कई बार आपने लेना है। नोटिस किया होगा कि लोग बायोटिन की सप्लीमेंट ले रहे हैं हेयर फॉल के लिए, बट उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि रूट कॉज जो है, पहले वो हम रूट कॉज पे वर्क नहीं करते। रूट कॉज यदि ठीक नहीं हुआ हमारा, यदि मेरा वाटर की वजह से हो रहा है, पानी हमारे एरिया का खराब है, उस वजह से यदि मेरा हेयर फॉल हो रहा है और हमने ओमेगा 3 ले लिया या फिर हमने कुछ भी ले लिया, कोई भी सप्लीमेंट्स ले लिया हेयर के लिए, बायोटिन ही ऐड कर लिया, उसके बाद भी यदि नहीं ठीक हो रहा है, मतलब है कि आपने रूट कॉज पे वर्क नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है कि रूट कॉज पे पहले वर्क करें हम, उसके बाद जो सप्लीमेंट है या क्या डिफिशिएंसी हो रही है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है। जो मोटे लोग हैं, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, पर जिनका अपना वेट लॉस करना है और जिनको वेट गेन करना है, दोनों ही नहीं कर पाते हैं, तो इसमें आप क्या रिकमेंड करोगे उनको। किसी को वेट लूज करना है या गेन करना है, ये डिपेंड करता है कि वो क्यों नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने रूट कॉज की बात की ना, तो यहाँ भी वही है, क्योंकि कई बार होता है कि रूट कॉज कुछ और होता है, हम काम कुछ और पे कर रहे होते। अब किसी को वेट गेन करना है, ठीक है, अब वेट गेन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, वो लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स, आजकल सप्लीमेंट्स का फैशन ट्रेंड कह लो चल रहा है, लोग वो खा लेते हैं पर फिर भी नहीं हो रहा है। बट मेन वर्क यही किया ही यहाँ पे जो है स्पेशलाइजेशन हमारी डाइटिशियन की, हम रूट कॉज पे वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि एक बार जो चीज़ का सॉल्यूशन मिल गया, आप उसको, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं महीने 6 महीने साल भर तक, आपने कई बार सुना होगा कि रिजल्ट नहीं मिलता है। या मिल भी गया, किसी को वेट लूज करना है, इंस्टेंटली सप्लीमेंट्स खाएं, पाउडर आजकल बहुत आ गए मार्केट में, बिल्कुल वेट लूज होता है, फिर रीगेन हो जाता है, बाउंस बैक होकर वेट आ रहा है। तो वो रीजन सिर्फ ये होता है कि वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे होते। तो उसका रूट कॉज हम पहले सर्च करेंगे। यदि नॉर्मली डाइट से या फिर ऐसे हमें काउंसलिंग करके पता चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम उसका कुछ ब्लड टेस्ट सजेस्ट करते हैं। दोनों केसेस में
ब्लड वेट लॉस में भी, वेट गेन में भी, कि हो सकता है कोई हार्मोनल रीजन हो, कोई और रीजन हो, हार्मोनल रीजन जैसे थायराइड हो गया, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, पीसीओएस हो, पीसीओडी हो, किस वजह से हो रहा है। मेन के साथ भी होता है, फीमेल के साथ भी होता है, तो किस वजह से रीजन है, यदि हमें रूट कॉज मिल गया तो हमारा काम, हमारा ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। तो फिर सजेस्ट भी हम अच्छे से कर पाते कि उनको क्या डाइट लेनी चाहिए। तो मतलब कि सजेशन यही है कि पहले आप अपना रूट कॉज पता कीजिए। हाँ, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप हमारे पास आइए, हम पता करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, हम जो भी हमें जो लगेगा हम उसे सजेस्ट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे अभी आपने पीसीओएस की बात की है, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता पीसीओएस क्या होता है। तो पीसीओएस क्या होता है और डाइटरी कैसे हेल्प करता है इसको मैनेज करने में? पहले तो पीसीओएस है, पीसीओडी आपने नाम सुना होगा। अभी ये बहुत कॉमन हो गया। कॉमन इसलिए हो गया क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन गड़बड़ हो गया। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है एक्चुअली, ये ना हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये मोस्टली फीमेल को होता है, मोस्टली कहिए फीमेल को ही होता है। और ये इसमें होता क्या है, इसमें ओवरवेट हो जाते हैं लोग। ओवरवेट वाले को मोस्टली आपने देखा होगा कि उनको पीसीओएस होता है। तो ओवरवेट, इसमें वेट का ध्यान रखना होता है। और जिनको पीसीओएस, उनको फर्टिलिटी का इशू आता है, उनकी एक क्वालिटी कम हो जाती है, उनको बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, एक्नी होगा, फर्टिलिटी का एक क्वालिटी उनकी कम होने लगती है। एंड्रोजन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन, वो उनमें बढ़ने लगता है। अच्छा। तो ये सब सारी चीजें जो है ना लाइफ स्टाइल की वजह से भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा उनका वेट को कम करना पड़ता है। सबसे पहले वो क्या खा रहे हैं उन्हें वो जानते हैं हम सबसे पहले, कि क्या वो दिन भर में ले रहे हैं पेशेंट, क्या कैसे उनका लाइफ स्टाइल है, क्या सोने का, जागने का, क्या स्ट्रेस लेवल है, क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत मैटर करता है ओवरवेट में। यदि किसी को ओवरवेट है तो यदि कुछ भी नहीं, कई बार ऐसा भी पेशेंट होता है जिसको कोई मतलब पैथोलॉजिकल कोई रिपोर्ट गड़बड़ नहीं हो उनकी, ना पीसीओएस है, ना ही कोई ब्लड रिपोर्ट गड़बड़ है, तो उस केस में क्या होता है ना, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बहुत ज्यादा होता है, जो आज के टाइम पे बहुत कॉमन है। तो उनका स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करना है काउंसलिंग के थ्रू, या फिर कैसे वो कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पीसीओएस को ठीक करने के लिए उनका वेट पे ध्यान दें, उनका खान पान पे ध्यान दें, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, या फिर उनका जो भी वो स्लिप साइकिल क्या है, ये वो पता करें। कंप्लीट चीज़ है। सिर्फ एक चीज़ में डाइट ठीक कर दूंगी तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको उसको कंप्लीट, मुझे उनका लाइफ स्टाइल को भी ठीक करना उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना डाइट, जितना उनका स्लिप साइकिल को ठीक करना, उनका स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीज़ें वर्क जब करेंगी ना तो हमें रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने अभी बात की है कि फर्टिलिटी पर फर्क पड़ता है, ठीक है, तो ओवरवेट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है फर्टिलिटी पर? यदि कोई ओवरवेट है, और तो मोस्टली क्या होता है ओवरवेट में, ये इश्यू सबसे पहला आता है पीसीओएस का रीजन। यदि कोई ओवरवेट है और फर्टिलिटी, ये बहुत कॉमन सा हो गया है, क्योंकि ओवरवेट का मतलब ही है कि उसका बनने का या फिर पेशेंट है उसका लाइफ स्टाइल कंप्लीट गड़बड़ है, तभी वो ओवरवेट बना है। ओवरवेट बहुत कम रीजन मिलते हैं, कम केसेस मिलते हैं हमें जिसमें हार्मोनल रीजन की वजह से, जहाँ पेशेंट की गलती ना हो, उसने लाइफ स्टाइल ठीक होते हुए भी गड़बड़ है, उसका वेट बढ़ा है, तो वहाँ पे होता है कि उसका हार्मोनल इश्यू होगा तो उसका वेट बड़ा होता है। पर इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें ध्यान ये देना होगा कि ओवरवेट है तो फर्टिलिटी यदि स्टार्ट हो चुकी है उनकी, तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे। उनका पीसीओएस यदि बढ़ा हुआ है तो उस पर वर्क करना होगा। और यदि पीसीओएस है और ओवरवेट भी है दोनों, तो उसमें क्या होता है ना, उनकी एक की क्वालिटी बहुत कम होती है। एंड्रोजन लेवल भी उनका हाई होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस होते हैं वो। तो इनका सारा कुछ जो मैंने पीसीओएस में बताया, सारा कुछ इसमें भी स्लिप साइकिल, स्ट्रेस लेवल, सारा कुछ मैनेज करना होगा हमें, तब जा करके। कि ओबेसिटी क्या होता है ना, ओबेसिटी के पीछे बहुत सारे रीजन है, सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि वो क्यों है। कई बार होता है कि सब कुछ ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे केस देखेंगे वो खा सही रहा, मतलब ठीक है जी, कोई बीमारी भी नहीं, बट स्ट्रेस की वजह से उनका वेट ज्यादा गेन हो गया। आपने जैसे सेलिब्रिटी है ना अदनान सामी, उनका देखा, उनका जो मोटापा था अब तो उन्होंने कम कर लिया। वो मोटापा उनका स्ट्रेस की वजह से था। पर जैसे स्ट्रेस में तो हम सुनने को मिलता है वेट लूज होता है, वेट दोनों होता है, दोनों होते हैं। अच्छा, वेट लूज भी होता है, गेन भी होता है। कई बार होता है, वो हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे वो काम कर रहे हैं। स्ट्रेस में खाते हैं बहुत ज्यादा, बिंज ईटिंग होने लगी तो वो हम ध्यान नहीं देते। लेट टाइम तक सोना, जागना, तो ये सब बहुत मैटर करता है। चेंज हो जाता है लाइफस्टाइल की वजह से, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। जैसे अभी आपने बोला कि ज्यादा खाने लग जाते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे लोग बहुत ज्यादा जो
खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। तो एक तो क्या रीजंस होते हैं उनको इतनी भूख लगती है, भूख ज्यादा लगने के क्या रीजंस है? क्योंकि तीनों टाइम आप खाना तो खा ही रहे हो, लेकिन उसके बाद भी उनका चलता रहता है। तो रीजंस सबसे पहले तो क्या होते हैं, बेसिक रीजंस क्या होते हैं ज्यादा भूख लगने के? दूसरा उसका उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे हेल्थ पर? और तीसरा उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ऐसे केसेस में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है उनका बहुत ज़्यादा या तो फास्ट है, बहुत ज़्यादा खाना डाइजेस्ट हो रहा है। दूसरा ये केसेस होता है कि स्ट्रेस में भी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। दूसरा उनको भूख यदि लग रही है तो उसके पीछे हो सकता है कि उनके पेट में कीड़े भी हो, अच्छा। उस रीजन से भी भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और बच्चों के केसेस में टीन एज में ही आपने बहुत देखा होगा कि बच्चों को भूख लग रही है, टीन एज के बच्चे खाए जा रहे हैं, हाँ जी, अभी दिया बिल्कुल। आपने आधे घंटे में फिर उनको भूख लग रही है। हाँ। तो उनका रूट कॉज को समझना पड़ेगा कि उनको पेट में कीड़े हैं या मेटाबॉलिज्म पर असर कर रहे हैं, गट हेल्थ ठीक नहीं है तो भी होगा। तो उनके गट हेल्थ पे वर्क करेंगे हम कि गट हेल्थ में यदि गड़बड़ हो रही है तो उस पर वर्क करेंगे। और ऐसे केसेस में इसको ठीक करने के लिए यदि हमें पता चल गई है रूट कॉज और नहीं भी पता है, यदि किसी को नॉर्मली घर पे ठीक करना है, अपने आप को ध्यान देना है इस चीज़ पे, तो हम हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, हाई फाइबर डाइट लेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, और शुगर सॉल्ट को कम करेंगे, फाइबर रिच डाइट लेंगे। प्रोटीन और फाइबर क्या करता है ना, हमें लेट डाइजेस्ट करता है खाने को। तो प्रोटीन और फाइबर लेट डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा, वो हमारे पेट में रहेगा, हमें फुलर की फीलिंग आएगी, लगेगा कि हाँ पेट भरा हुआ है। हमें कम, क्योंकि मैंने बताया ना आजकल जो हम डाइट में ले रहे हैं इंडियन जो खाना हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है, फाइबर कम होता है, सलाद कम खा रहे हैं और पानी भी लोग बहुत पानी कम पी रहे पीते हैं। तो यदि हम ये चीजें लेंगे तो पेट ऑटोमेटिक भरा रहेगा। प्रोटीन फाइबर लेंगे तो पेट भरा रहेगा, हमें भूख कम लगेगी। तो प्रोटीन कम है, कार्ब ज्यादा ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो खाना डाइजेस्ट हो जा रहा है, हमें भूख फिर से लग जा रही है। तो प्रोटीन को ज्यादा लीजिए, फाइबर ज्यादा लीजिए, पानी खूब सारा पीजिए, ऑटोमेटिक आधा प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट ऐसे ही हो जाता है, भूख कम लगने लग जाती है। ठीक है, ठीक है। आपने बीच में सप्लीमेंट्स की बात की थी, लोग सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, तो क्या जरूरी है ये लेना और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? सप्लीमेंट्स पहला मैं कहूंगी कि लेना जरूरी है भी और नहीं भी है। इसलिए जरूरी, पहले नहीं की बात करते हैं हम, नहीं क्यों जरूरी है? नहीं इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम डाइट से उस चीज़ को फुलफिल कर ले रहे हैं, क्योंकि ये सप्लीमेंट का ट्रेंड जो है वो अब जाके शुरू हुआ है, ये 3-4 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो कोई सप्लीमेंट्स नहीं था, ना हमारे पूर्वज लेते थे, ना हमारे मम्मी पापा ने कभी कुछ लिया ये सब चीज़ें। तो सप्लीमेंट्स यदि हम डाइट से उस चीज़ को फुलफिल कर ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा प्रोटीन हम ज़्यादा खाना चाहिए, फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए, ओमेगा 3 जितने भी विटामिन मिनरल्स जो हमने बचपन में फूड पिरामिड में पढ़ा था, वो चीज़ यदि हम अपने डाइट से फुलफिल कर ले रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पर यदि इस चीज़ों को हम डाइट से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई यदि हॉस्टल में रह रहा है, कोई ऑफिस गोइंग है, या फिर कोई इंडिया से बाहर है जहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उनको रिक्वायरमेंट है, उनके डिजीज के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे नहीं मिल रही है या फिर वो नहीं फुलफिल कर पा रहे, उस केस में सप्लीमेंट लेना चाहिए। क्योंकि अब तब नहीं लेंगे तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाएगी, तो उस केस में सप्लीमेंट लेनी चाहिए। उसका साइड इफेक्ट तब होता है जब हम उसको जितने हमारी बॉडी को नीड है उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो वाकई में वो प्रॉब्लम तब करेगी। जैसे आपने प्रोटीन के लिए जब आप अपने आप लेते हो बिना फिजिशियन के से रिकमेंड लिए, बिना किसी भी एक्सपर्ट के सलाह के यदि हम लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जैसे आपने प्रोटीन के लिए भी सुना होगा कि प्रोटीन ज्यादा लेने से किडनी डिजीज हो रही है, ये न्यूज में काफी आया था, ठीक है। और आईसीएमआर की तरफ से भी आया था ये रिकमेंडेशन कि किडनी के इशू हो रहे हैं, किडनी डैमेज हो रहे हैं। लोग वैसे भी पेन किलर वगैरह ले लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे भी किडनी में बहुत फर्क पड़ता है। ये तब होगा ना जब, जैसे हर आदमी को प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है, जैसे बच्चे का अलग होगा, आपका अलग होगा, हमारा अलग, मेल फीमेल का अलग, ओल्ड एज का अलग होगा। तो ये डिसाइड होता है आपके वेट से, आपका हाइट क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितना कर रहे हो। जैसे अब मैं कुछ भी नहीं कर रही तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम होगा। बिल्कुल। कोई थोड़ा सेडेंटरी वर्क कर रहा है, कोई ऑफिस गोइंग है, पैदल जा रहा है, तो उनका अलग होगा। लेबर जो लेबर लोग जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा होगा, बॉडी बिल्डिंग वालों का ज्यादा होगा, जिम वालों का डिफरेंट होगा। तो ये उनके पर्टिकुलर सबका डिफरेंट होता है। अब मुझे यदि 80 ग्राम्स बोला गया है लेने, यदि मुझे 80 ग्राम्स लेना है, मैं 100 ग्राम्स ले रही हूँ, तो वहां मेरा किडनी इफेक्ट करेगा, बिल्कुल, ठीक है। या फिर यदि मैंने, जैसे किसी को ऑलरेडी किडनी का इश्यू है, वो प्रोटीन पाउडर अपने जरूरत बॉडी की नीड से ज्यादा ले रहा है, तो वहाँ किडनी का इफेक्ट, उसका किडनी इफेक्ट कर सकता है। या किसी को क्रिएटिनिन लेवल पहले से बढ़ा हुआ है, वहां उसका किडनी इफेक्ट कर सकता है। तो प्रोटीन में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम ये है कि
लोगों को नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है हमें कितना खाना चाहिए। अवेयर हो जाएंगे तो प्रोटीन या कोई भी सप्लीमेंट यदि आप अपने अकॉर्डिंग ले रहे, क्योंकि आजकल ना लोग सोशल मीडिया देख के जो एक रील में देखा फटाफट अप्लाई कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो उसी वजह से हेल्थ इश्यूज आजकल ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, एक सुनने में आ रहा है एक टर्म ग्लूटेन फ्री डाइट। मैम पहले तो हम जानना चाहिए कि क्या है ग्लूटेन फ्री डाइट, और इसमें इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, लेना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहिए। ग्लूटेन जो है ना, कुछ हमारा जो है एक जैसे गेहूं हो गया, कुछ अनाज में ही, गेहूं में ही मिलता है ये। अच्छा। बाली में मिला। तो आज पहले ये इसलिए नहीं होता था क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ठीक था। अब ये प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा हो रहा है कि अब हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। दूसरी बात ये हो जाती है कि लोग सोशल मीडिया देख करके कि उसमें बोला गया ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए, पीसीओडी में, पीसीओएस में ग्लूटेन नहीं खाना है, तो सभी लोग अवॉइड करते हैं। पर अवॉइड ये सिर्फ उनको करना चाहिए जिनको ग्लूटेन से एलर्जी हो रही है, ठीक है, इंटॉलरेंस है उनको, या फिर जैसे ये सीलियक डिजीज में मना किया जाता है, या फिर पर्टिकुलर किसी के रिपोर्ट में निकल रहा है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी है उनके ये में। अच्छा। तो उनको ही सिर्फ अवॉइड करना चाहिए। पीसीओएस का हर एक पेशेंट को नहीं अवॉइड करना चाहिए। तो उसके उसपे जैसे उसको अवॉइड करके उसमें हम क्या खा सकते हैं फिर उससे अलग? अब जैसे ग्लूटेन गेहूं में है, गेहूं हमारा मेन खाना होता है, रोटी के बिना हम नहीं रह सकते। इंडियन फैमिलीज में तो यदि किसी को निकल गया कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उस केस में वो चावल ले सकता है, वो आप रागी ऐड कर सकता है। अच्छा। मिलेट जितने भी हमारे बाजरा हो गए, ज्वार हो गए, उसकी रोटी बनाएंगे, बेसन ऐड करेंगे। मतलब सिर्फ आपको पर्टिकुलर ग्लूटेन जिस खाने में है उतना ही अवॉइड करेंगे, बाकी अब वो नॉर्मल डाइट लेता है। कोई उससे होता है क्या, इंडाइजेशन का इशू होता है, तभी अवॉइड किया जाता है। पीसीओएस में भी जिस पेशेंट को या जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है उनको अवॉइड करना। जिनको जरूरी नहीं कि पीसीओएस हो, किसी को मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पीसीओएस है, पीसीओडी, थायराइड नहीं भी है, तो भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। कई बार हमने जैसे बहुत ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जिनको मतलब प्रॉब्लम डाइजेशन से हो रहा है, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, और वो लोग बोलते हैं कि हम टेस्ट नहीं करवा सकते। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि एक वीक आप ट्राई करके देखो गेहूं को अवॉइड करके, ठीक है, ग्लूटेन से जितने भी फूड है उनको बता देते ये अच्छा। आप अपने डाइट से अवॉइड करिए, उसके बाद देखिए यदि उनको वाकई में कोई प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम चल रहा होता है वो वैसे ही चल रहा है, तो मतलब उनको ग्लूटेन से कोई इशू नहीं है। पर यदि उनका प्रॉब्लम ग्लूटेन को बंद करने से हो रहा है तो वाकई में उनको इंटॉलरेंस है। ये इजिली पता चल जाता है, बिना टेस्ट किए भी जज किया जा सकता है। काफी लोगों को ना बीपी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सब प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, और किसी किसी तो दोनों तीनों से रहती हैं। तो ऐसे में उन लोगों की डाइट कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। अब देखिए, किसी को एक बीमारी है तो हम उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो अब किसी को 2-3 है, उनका सारा का रिपोर्ट पहले देखना पड़ता है, किसका कितना बढ़ा हुआ है, किसकी की शुगर भी है, साथ में बीपी भी है। तो उसके अकॉर्डिंग अब जैसे पर्टिकुलर मैं सिंगल नहीं बता पाऊंगी कि किसका क्या है, वो रिपोर्ट देख करके, जैसे अब किसी को डायबिटीज है, हम जैसे किसी को ना, जैसे सपोज किसी को कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड दोनों है, कोलेस्ट्रॉल में जो खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है वो यूरिक एसिड में नहीं किया जाता, जैसे दाल वगैरह अवॉइड करने के लिए बोलते हैं और उसमें बोलते दाल वगैरह खानी चाहिए। तो ऐसे में डाइट कैसे क्या होनी चाहिए फिर हमारी? देखिए, यूरिक एसिड में दाल मना होता है, पर बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं मना होता, नॉनवेज ज्यादा मना होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में क्या, आपको तेल मसाला ज्यादा कम किया जाता है कि तेल मसाला नहीं खाना, फ्राइड फूड ज्यादा नहीं खाना, मैदे से बनी चीजें नहीं खानी है, और इसमें दोनों में लाइफ स्टाइल का बहुत मैटर करता है। अच्छा। तो खाना खाना है बट तेल मसाले की चीजें नहीं खाने, दोनों में ही नहीं खानी है। प्रोटीन आप कोलेस्ट्रॉल में खा सकते हो, आपको यूरिक एसिड में कम खाना है, बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है। हाँ, अच्छा। नॉनवेज बेसिकली बंद होता है, बाकी अब वेज की चीजें, दाल को भी 100% बंद करने की नीड नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है कि डॉक्टर्स मना करते हैं, बट डॉक्टर्स लोगों को उतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि हम इस फील्ड में सिर्फ हमने डाइट पे पढ़ाई की हुई है। उन लोगों पे डाइट की पढ़ाई कम की होती है, वो खुद भी बोलते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है इतना, क्योंकि सबके पास है। अब जैसे हमें मेडिसिन की पढ़ाई नहीं करी है तो हम मेडिसिन के थोड़ा बहुत बता सकते हैं, इवन हमें लीगली परमिशन नहीं होती, तो वैसे ही है। अब इसमें नॉर्मल कॉमन डाइट लीजिए, प्रोटीन को कम मात्रा में, यूरिक एसिड में अवॉइड करना है, और कोलेस्ट्रॉल के साथ आप यदि किसी को कोलेस्ट्रॉल वो दोनों है तो उस कंडीशन में आप जितना फैटी फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गया, उनको अवॉइड करना है। हमने एक्सरसाइज की बातें भी की हैं, जिम की बातें भी की हैं। तो मैम जिम में जब जाते हैं तो, और एक्सरसाइज से पहले रिकमेंड किया जाता है कि आपको पहले भी खाना चाहिए, बाद में भी खाना चाहिए। तो प्री वर्कआउट डाइट और पोस्ट वर्कआउट डाइट वो कैसे होनी चाहिए हमारी? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि प्री वर्कआउट जो है ये भी एक तरह से ट्रेंड चल गया है, ये कंपलसरी नहीं होता। अच्छा, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता है कि सबको लेना चाहिए। ये किन लोगों को लेना चाहिए,
जिनको वाकई में वर्कआउट करने से पहले प्रॉब्लम हो रही है, वर्कआउट कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया, उनको प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। जैसे चक्कर आ रहा है, वीकनेस लग अच्छा, रहा है, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वर्कआउट हाँ। में, उन लोगों को प्री वर्कआउट लेना चाहिए, अदरवाइज सबको नीड नहीं है। पर मैम जिम वाले रिकमेंड करते हैं कि आपको खा के ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सप्लीमेंट देना है, हाँ। तो वो बोलते हैं यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो बिना प्री वर्कआउट के भी आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और यदि वर्कआउट यदि किसी को लेना है तो उस सिचुएशन में आप क्या क्या ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, बीटरूट का जूस ले सकते हो आप, और जैसे एक बोतल पानी आप जैसे पानी लोग लेके जाते हैं उसमें चुटकी भर नमक डाल दें बस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा। या कभी कभी आप ORS भी ले सकते हो। ORS जो क्या करते हैं ना लोग रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, रेगुलरली नहीं लेना चाहिए, अब कभी कभी ले सकते हो, वरना नारियल पानी बेस्ट है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस केस में आप गन्ने का रस भी ले सकते हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स एक मुट्ठी जो हो गया फुला हुआ ड्राई फ्रूट्स खा के जा सकते हो। किसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है उस पर डिपेंड करता है। हाँ मैम, जैसे जो जिम ट्रेनर्स हैं वो कॉफी पीने के लिए बोलते हैं कि आप कॉफी पी के आइए, है कॉफी पी थोड़ा सा, क्या हाँ कॉफी जरूरी नहीं है, बट कॉफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेमिना थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। उसका नुकसान नहीं है, प्लेन कॉफी वो बोलते हैं, जैसे प्लेन पानी में मिक्स करके लिया जा सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है, ले सकते हैं। कैफीन की कोई कैफीन कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो कोई, अब दिन भर में उसके बाद भी कोई ले रहा है तो सिर्फ एक टाइम वो ले रहा है तो उससे बहुत हेल्थ इश्यू नहीं आते। ठीक है मैम। और पोस्ट वर्कआउट के लिए क्या रिकमेंड? पोस्ट वर्कआउट में अब जैसे क्या होता है कि लोग कितना वर्कआउट कर रहे हैं, अब जैसे मैं गई या मैंने नॉर्मल मुझे फिटनेस के लिए चाहिए तो मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया अपना आधा एक घंटे का और चली आई, बहुत हैवी वर्कआउट नहीं किया मैंने। अब कोई हैवी कर रहा, कोई इंटेंस कर रहा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद है कि आप नॉर्मल भी खाना खा सकते हो, कोशिश करना चाहिए हाई प्रोटीन डाइट जरूर लेना चाहिए उस समय में। आप अपने सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, उसके बाद नहीं सप्लीमेंट्स नहीं भी है तो कोशिश करिए खाने में आप मोस्टली क्या होता है कि प्रोटीन जैसे मैंने कहा हमारे इंडियन थाली में बहुत कम होता है, तभी आजकल लोग सप्लीमेंट ऐड करते हैं। तो सप्लीमेंट हम तब रिकमेंड करते हैं कि जब आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, और सप्लीमेंट भी ले रहे हो तो उनको उनका लेवल जरूर पढ़िए कि सप्लीमेंट जो आप जिस प्रोडक्ट का भी लो, जिस कंपनी का भी लो, आप लेवल जरूर चेक करिए कि क्या लेवल है उसका, उसमें क्या इंग्रेडिएंट दिए गए, क्योंकि इंडिया में 80 to 90% जो वे प्रोटीन मिल रहा है वो फेक है। फेक है। हाँ जी, वो सुनने में आ रहा है मेरे को भी। तो जब आप कोई भी वे प्रोटीन या प्रोटीन परचेज कर रहे हो तो उसमें ये देखना कि लेवल क्या आप ले रहे हो, कि उसका इंग्रेडिएंट लेवल क्या चेक करना है, थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड है या नहीं है, क्योंकि आप प्रोटीन बहुत महंगे होते हैं, लोग सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके बाद भी जिम के नाम पे लोग बच्चे ले भी रहे हैं, बट वो यदि डुप्लीकेट आप ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं कर रहा है। कि कई बार आपने देखा होगा या हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं कि हम जिम भी जा रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट भी कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा होता है, उसके पीछे रीजन ये भी होता है कि आप जो प्रोटीन ले रहे हो वो सही नहीं है। यदि आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो, डाइट से ले रहे हो, तो हो सकता है वहां भी कमी रह रही होगी। मैम, आपने हाई प्रोटीन की बात की है, हाई प्रोटीन में क्या क्या चीजें आप रिकमेंड करना चाहोगे कि ले सकते हैं? हाई प्रोटीन डाइट में सबसे पहले मैं कहूंगी दाल, जितना भी हमारा दाल है, जो भी दाल है, हमारा लेग्यूम्स हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गए, लोबिया हो गया, पनीर हो गया हमारा, और सोयाबीन का जो पनीर बनता है, टोफू हो गया, टेम्फे हो गया। अब तो बहुत सारे वेजिटेरियन में भी इतने हाई प्रोटीन ऑप्शन आ गए, स्प्राउट्स हो गया करके, बिल्कुल। और अब इतनी रेसिपी है कि आप मतलब चाहो कि, जैसे लोग कहते हैं ना किसी को डाइटिंग मतलब अच्छी डाइट बताओ, हेल्दी डाइट, तो लोग कहते हैं बोरिंग होगा, बोरिंग नहीं, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने आना चाहिए। रेसिपीज बिल्कुल, यूट्यूब पे तो भरे पड़े हैं हेल्दी रेसिपी, बट लोग सर्च नहीं करना चाहते। तो बहुत हेल्दी ऑप्शन भी प्रोटीन में, वेज प्रोटीन में मिल जाएगा, जिसको करके इवन अब मोस्टली सेलिब्रिटी, जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सब वेजिटेरियन की तरफ, वीगन की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, और सबकी मसल्स देख के बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे थायराइड की बात करते हैं, मेरे को भी हुआ था, तो थायराइड के बारे में पहले जानना चाहेंगे कि ये तो फीमेल्स में ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें हमें क्या डाइट में अपने अवॉइड करना चाहिए और क्या रिकमेंड आप करोगे कि लेना चाहिए इसमें? जैसे थायराइड भी है ना, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है। यदि किसी को थायराइड निकल गया, हाँ जी, ठीक है, तो उनको रेगुलर बेसिस पे अपनी मेडिसिन पहले तो मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा गलती लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन लिया, जैसे मेडिसिन को बताया जाता है खाली पेट में खाने के लिए, ठीक है, तो खाली पेट में लोग ले लेते हैं, 10 मिनट्स के बाद लोग चाय बिस्किट ले लेते हैं, या कुछ ना कुछ जरूर खा लेते हैं, या फिर अपना ब्रेकफास्ट ही खा लेते हैं, ठीक है। तो क्या गलती ये करते हैं लोग कि मेडिसिन लिए उसके 1 आवर तक कुछ भी नहीं खाना है, पानी आप ले सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं। लोग चाय को समझते हैं कि हम खाली पेट में ले सकते हैं, नहीं,
अब मेडिसिन के 1 घंटे तक आप कुछ मत लीजिए, क्योंकि जो थायरोक्सिन लेवल होता है उसी की वजह से मेडिसिन दी जाती है, और कोई फूड जो है वो उसको वर्क करने से मतलब इंटरफेयर करता है, रोकता है। नॉर्मल लेमैन के लैंग्वेज में कहूँ कि 1 घंटे तक आपको कोई फूड नहीं लेना है, क्योंकि फूड की न्यूट्रिएंट और वो दोनों इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको 1 घंटे तक आप कोई खाना मत लीजिए। दूसरा, थायराइड 2 तरह का होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। तो एक में वेट बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। तो यदि किसी का वेट घट रहा है उस केस में उनको वेट गेन वाली डाइट लेनी चाहिए, और यदि किसी का वेट गेन हो रहा है तो उनको वेट लॉस वाली, मतलब जितनी फ्राइड फूड हो गई, फैटी फूड्स हो गई, ऑयली खाना हो गया, मैदे की चीज हो गई, शुगर हो गया, ये सब चीजें उनको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, और जो बेसिकली थायराइड में कुछ जो पर्टिकुलर फूड्स होते हैं वो मैं बता देती हूँ। जैसे क्रूसीफेरस फैमिली होती है, मतलब सब्जियों की, जैसे हो गया उसमें पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब जो हो गया वो नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बट इनको आप कच्चा नहीं खाना है, आप पका के खा सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं। ठीक है, बस। और कॉफी बहुत ज्यादा नहीं लेना है, कॉफी नहीं लेना है। बस जैसे वेट गेन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अवॉइड करना, अदरवाइज थायराइड में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें, स्कूल में जाने वाले बच्चों की बात करें, या जो ऑफिस में जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल देखा जाए तो बड़ा अजीब सा ही चलता है, क्योंकि घर का खाना नहीं खा पाते हैं, बाहर ज़्यादा खाते हैं, और बाहर तो आपको पता ही है कैसा खाना मिलता है, फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड। तो मैम उसका हमारे बॉडी पर कितना इफेक्ट पड़ता है, और आप क्या रिकमेंड करोगे कि आप ये चीज़ अपने साथ लेकर जरूर जाइए, अगर आप चाहे ऑफिस में जा रहे हो, चाहे आप स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, जिससे जो आपकी उस जरूरत को पूरा कर सके? जैसे लाइफ स्टाइल जो मैंने बताया कि हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं, चाहे बच्चे खा रहे हैं, कॉलेज वाले खा रहे हैं, तो आपने देखा होगा मोस्टली आजकल बच्चों के बाल बहुत पक रहे हैं। कॉलेज वाले स्टूडेंट हमारे हैं कि हमारे स्टेज में हम लोग का अब बाल पकना शुरू हो रहा है, बट अभी कॉलेज वाले जितने बच्चे हैं उनका बाल पकना पहले ही स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो इम्पैक्ट है ना, हेल्दी अनहेल्दी जो खाना खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड ज्यादा खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, जोमेटो स्विगी से मंगा के खा रहे हैं, इस वजह से ही ये हेल्थ इशू स्टार्ट है। क्योंकि हमारे साथ क्या होता था कि हम बचपन से सही खाना खा रहे होते थे, हमारे पेरेंट्स ने जो खिलाया हम वही खा रहे थे, और हमारे टाइम में पहले बाहर का खाने का सिस्टम ही नहीं था, इतने जोमेटो स्विगी भी नहीं थे, ऑप्शन ही नहीं थे कि हम बाहर का खाना खाएंगे। तो अभी पेरेंट्स भी दे रहे, पेरेंट्स की भी कुछ गलती है, और हमारा सिचुएशन और जनरेशन भी यही आ गया। तो बाहर का खाना कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हम, जिस जनरेशन कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। या फिर अब यदि बाहर ही है, जैसे कोई ऑफिस गोइंग है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई हॉस्टल में रह रहा है, बहुत सारे ऐसे भी हमारे क्लाइंट हैं जो हॉस्टल में रह रही है, लड़कियां या बिल्कुल, उनके पास कोई मतलब सिचुएशन नहीं कि ना वो कुक कर सकते हैं ना वो बना सकते हैं, तो वहाँ उनके पास स्ट्रीट फूड या बाहर से ही ऑर्डर करना है। तो अब अच्छी बात ये है कि बाहर से भी हम कुछ अच्छे फूड मिलने लगे हैं, रेस्टोरेंट हैं या बहुत सारे स्विगी जोमेटो पे भी हेल्दी ऑप्शन मिलने लगे हैं। जैसे कि आप जैसे स्ट्रीट फूड पे की पहले मैं बात करूं तो स्ट्रीट फूड पे भी आप स्प्राउट्स आपने देखा होगा, स्प्राउट का चाट बना के मिल रहा है, शकरकंदी मिल जाती है, उत्पम आपको मिल जाएगा आराम से, ढोकला मिल जा रहा है, या फिर आपको सत्तू का पानी मिल रहा है, फ्रूट चाट मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर हम जर्नी भी कहीं कर रहे हैं तो वो ऑप्शन जो हमारे हेल्थ को सुटेबल हो। जैसे हम कभी कभी अनहेल्दी खाएंगे तो चल जाएगा, बट रेगुलर बेसिस पे यदि मुझे डेली ऑफिस जाना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं, मैं डेली ही खाऊंगी, तो ऑब्वियसली की प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। पर डेली बेसिस पे अवॉइड करना है। कभी हम पार्टी कर ले, शादी कर ले में चले गए, बाहर का है, चीट डे कभी कभी चीट मील बिल्कुल चलता है कभी कभी, लेकिन यही जो आज की जनरेशन क्या करती है ना, इसे हर वीकेंड करती है। ये प्रॉब्लम इसलिए उनके साथ ज्यादा हो रही है, और गट हेल्थ इसीलिए ज्यादा गड़बड़ हो गया आज की जनरेशन का। मैम जैसे स्पोर्ट पर्सन हो गए या जिम वाले हो गए, कंपटीशन वगैरह होता है, कई बार ना इनके साथ क्या होता है कि इनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपका एक वेट इतना होना चाहिए, जैसे अभी भी न्यूज में भी हुआ था। हाँ जी, फिक्स वेट होता है। सपोज किसी का 68 वेट है और लेकिन उनको चाहिए 65, और नेक्स्ट डे उनको कंपटीशन है, तो वो क्या करते हैं, अपना उस 24 आवर्स में ना कुछ खाते हैं, पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं, और एक्सरसाइज पूरी टफ एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि हम उस टारगेट तक पहुंच जाए, हमारा 3 किलो वेट या 4 किलो वेट कम हो जाए, वहां तक पहुंच जाए। तो मैम एक तो ये कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है हमारी बॉडी पर, क्योंकि आप पूरे 24 आवर तक कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, और दूसरा कि स्पीड अप रिकवरी हम कैसे कर सकते हैं फिर उसके बाद?
इसमें जैसे बॉडी बिल्डिंग की जो डाइट होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जिम वाले से या नॉर्मल आदमी से, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आपने कहा ना बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो ये पहला डिपेंड करता है कि जिम ट्रेनर, उनका जो भी ट्रेनर होगा, फिटनेस कोच होगा, कुछ तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा लेवल ये डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे खेल रहे हैं। किसी का जैसे स्टार्ट हुआ, कोई एकदम फाइनल लेवल पे है, कोई मिड लेवल पे, तो डाइट उसके अकॉर्डिंग भी चलती है। पर उनका एक वीक जो होता है, एक वीक पहले या एक दिन पहले उनका रिकवरी जो पिक टाइम होता है, उसको पिक टाइम वो लोग कहते हैं, तो उस टाइम में उनका बिल्कुल डाइट बिल्कुल बंद होता है, खाना में कुछ भी नहीं, एकदम लो कार्ब या जीरो कार्ब पे होते हैं, पानी बिल्कुल नहीं, नो शुगर नो सॉल्ट उस पे, ठीक है। यदि उस केस में भी यदि किसी को बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज, तो उनको आइस क्यूब्स दिए जाते हैं सिर्फ मुंह में रखने के लिए, अंदर नहीं करना है वो भी। क्योंकि हमारे बॉडी में जो वेट होता है वो वाटर वेट भी होता है। जैसे टोटल मेरे बॉडी में जो भी वेट है, ठीक है, उसमें कुछ मेरा बोन वेट होगा, कुछ मेरा फैट का वेट होगा, कुछ मेरा वाटर वेट भी होता है। तो जितना वाटर से वेट होता है, फूड वेट होता है, वो सारा वो लोग उसको निकालते हैं, तो इसीलिए सारा कुछ उनका एकदम रिस्ट्रिक्टेड होता है, एकदम काउंट करके खाना है। तो हमको इम्पैक्ट भी तो पड़ता होगा ना, बिल्कुल पड़ता है। तो ये जब इनका जो सेशन खत्म हो जाता है, बॉडी बिल्डिंग का जो टारगेट है, जो उनका कंपटीशन वगैरह कंपटीशन खत्म हो गई, उसके बाद उनका रिकवरी सेशन स्टार्ट होता है, और रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इनका रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो रिस्ट्रिक्ट जो है वो सडनली नहीं किया जाता कि चलो एक वीक तक बिल्कुल नहीं खाना, नहीं, ये धीरे धीरे कॉम्पिटिशन में उनको लो कार्ब डाइट पे लाया जाता है, ठीक है, हाई प्रोटीन और लो कार्ब पे। और जैसे ही उनकी कंपटीशन खत्म होती है, वैसे ही उनको धीरे धीरे कार्ब उनकी डाइट में ऐड करते रहेंगे, एकदम से नहीं ऐड करेंगे। जैसे आज कंपटीशन खत्म हुआ तो आज और या इस वीक में नहीं ऐड करेंगे, धीरे धीरे, जैसे हमने धीरे धीरे बंद किया था, धीरे धीरे उनकी डाइट में हम कार्ब को ऐड करेंगे, ताकि वो कार्ब की क्वांटिटी तब बढ़ाएंगे। जैसे जीरो कार्ब या लो कार्ब पे थे, अब कार्ब बढ़ाएंगे, प्रोटीन को कम करेंगे, ताकि रिकवरी सडनली नहीं होनी चाहिए, स्लो होगा तो फिर रिकवरी उनकी मेंटेन हो जाती है। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे लोगों को, एक जिससे वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सके? हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट मतलब बताना चाहूंगी मैं कि क्यों और कैसे जीना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि आजकल जितने हेल्थ इश्यूज आपने देखे होंगे वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल है हमारा, सोने का, जागने का, खाने पीने का, हम जो खा रहे हैं, इसी वजह से इतने हेल्थ इश्यूज ज्यादा है। पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, अब जितने भी पेशेंट क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में आपने देखे होंगे, यंगस्टर्स ज्यादा होते हैं, राइट। पुराने लोग, पहले क्या होता था 50-60 के बाद के लोग मिलते थे, पर अब क्या है, यंगस्टर्स लोग ज्यादा आ रहे हैं। फैटी लीवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जितने भी पेशेंट आते हैं वो यंग स्टेज में 40-45 तक के लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो मतलब यंग जनरेशन ज्यादा इफेक्टेड हो रही है, टीनेजर्स भी हो रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल की गड़बड़ की वजह से हो रही है। तो जो गड़बड़ हम कर रहे हैं उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो लाइफ स्टाइल ठीक करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, और नहीं करने का इम्पैक्ट तो मैंने बता दिया। और लाइफ स्टाइल ठीक करने के लिए आप सबसे पहले अपनी स्लीप को ठीक करिए, क्योंकि आज की जनरेशन की जो है स्लीप साइकिल सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। एकदम लेट सो रहे हैं, और वीकेंड आ रहा है तो लेट उठ रहे हैं। तो सबसे पहले अपना टाइम से सोइए। आप ठीक है, आप 8 बजे 9 बजे नहीं सो सकते, 10 मैक्सिमम 11 o'clock तक अपना बाइंड अप कर लीजिए। और सोने से पहले 1 घंटे पहले कोशिश करिए कि अपना मोबाइल बिल्कुल, जितना भी आपका रेडिएशन वाला है या स्क्रीन, चाहे वो लैपटॉप हो, टीवी हो, सब कुछ को बंद करके 1 घंटा फैमिली के साथ, आपको सोना नहीं है कोई बात नहीं, वो 1 घंटे आपको नींद नहीं आ रही है, आदत हो गया लेट तक जागने का, आप अपने फैमिली के साथ बातें करिए। फैमिली में जो भी है, मम्मी पापा, यदि अनमैरिड हैं, बच्चे हैं, आप उनके साथ टाइम दीजिए। कुछ भी नहीं है तो आप इन्वायरमेंट के साथ दे सकते हैं वे, कि कैसा खुद से बातें करिए, बट स्क्रीन टाइम को अवॉइड करिए। स्क्रीन क्या होता है, हमें लगता है कोई बात नहीं, हमें अच्छा लग रहा है, हम स्क्रॉल करें, कब 1 घंटे पता बीत गया पता नहीं चलता, पर उसकी जो रेडिएशन है हमारे ब्रेन को, आंखों को तो इफेक्ट करता ही है, हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले स्क्रीन टाइम कम करिए, अपना स्लीप साइकिल को ठीक करिए। और खाने का यदि आप 100% हेल्दी फूड नहीं ले सकते तो 80% तो कोशिश कर सकते हैं हम कि चलो 80% हमने घर का खाना खाया है हेल्दी, 20% में हम कभी बाहर वीकेंड में पार्टी कर लिए, कभी बर्थडे में इन्विटेशन आ गया, जर्नी पे चले गए, ट्रिप पे चले गए, तो 20% उसको रखिए कि हम कभी प्री प्लान हो गया, बट हम हर वीकेंड यदि प्लान करेंगे तो वो सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान ये रखना कि 80% बिल्कुल एकदम हेल्दी डाइट पे ही रहे। एकदम स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं, घर पे भी आप अच्छा खाना बना के खा सकते हैं। आपको पिज्जा मन है, बर्गर मन है, जैसा भी आपको मन है, यदि या फिर छोले भटूरे हो गए, जिसके लिए हम स्ट्रीट पे जाते हैं खाने के लिए, घर पे खाइए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट घर पे अलग होगा। हम हाइजेनिक तरीके से बना रहे हैं, हम ऑयल हमारे कंट्रोल में है, तो बहुत मैटर करता है। आपको जो भी खाना खाने का मन है 80% आप घर का खाइए, 20% वो रखिए कि अनप्लान्ड कहीं पार्टी हो गई या जाना पड़ गया, वो खाइए। अपना स्लीप साइकिल,
हेल्दी फूड ध्यान रखें और अपना सोने जागने का टाइम ठीक रखें। ये बहुत मैटर करती है। ये 2 चीजें भी हम ठीक कर लेंगे, अपना स्लीप साइकिल को और खान पान को। और 40 to 45 मिनट्स वर्कआउट जरूर करिए। जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाइए, जिम जाना सबको अफोर्ड नहीं कर पाता। आप पार्क में कर सकते हो, घर में कर सकते हो। जैसे विंटर आ रहा है तो सब लोग बाहर भी नहीं जा सकते, तो आप घर पे कर सकते हो। हाँ, 40 to 45 मिनट, जिसमें आप 10 मिनट से स्ट्रेचिंग कर लो, 15 मिनट आप मैट वाली कोई सी भी एक्सरसाइजेस कर लो। और लास्ट में बहुत जरूरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 10 से 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी है सभी एज ग्रुप के लिए, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे हमारे एज के हो या टीन एज के बच्चे हो। तो स्ट्रेचिंग, वर्कआउट, ये 3 चीजें ऐड करके ना आप 90% अपनी लाइफ से बीमारियों को हम खत्म कर सकते हैं। मैं सच बोलता हूँ, आपको धन्यवाद करते हैं, आपने थोड़ा समय निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का एपिसोड हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।